हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। कल हमने किया था डीसी थ्योरी का पार्ट 1। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीसी थ्योरी का पार्ट 2। कल की वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में भी बताया है आप सभी को। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप कल वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप आज वाली क्लास देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप ना हरियाणा या एलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बैच की ना सभी वीडियोस देखिए, ताकि आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अच्छे तरीके से समझ आए। यदि आपका कोई दोस्त है वो भी हरियाणा एलएमएसए या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम जैसे इसरो, बार्क, डीआरडीओ टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है तो आप हमारा ये बैच उसके बारे में उसको बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। किसके बारे में? किरचॉफ के लॉ के। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। किरचॉफ के दो नियम होते हैं जो कि चालक के परिपथ की शाखाओं में धारा तथा वोल्टता को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किस चीज में यूज होते हैं? मान लीजिए कोई सर्किट है, उसमें करंट और वोल्टेज को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? किरचॉफ के नियम का। पहला नियम कौन सा है? किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा नियम कौन सा है? किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ करंट लॉ को किरचॉफ का पहला नियम कहा जाता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किरचॉफ का सेकंड लॉ कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं किरचॉफ का धारा नियम। इसे किरचॉफ के पहले नियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? किरचॉफ का पहला नियम। और इसे नोड के नियम से भी जाना जाता है। किस नियम से? नोड के नियम से। कहता क्या है किरचॉफ का धारा नियम? इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। क्या होता है? सदैव शून्य होता है। चलिए इसे ना डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है। किरचॉफ ने क्या कहा? जो ये बिंदु है, इस बिंदु पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट सदैव समान होगा। कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए इधर से करंट आया I1, कितना? I1। इधर से करंट आया I2, और इस नोड से जो ये वाली लाइन है, यहां से करंट बाहर की ओर तरफ जा रहा है, उसको क्या मानना? I3। और इधर से I4, क्या? I4। किरचॉफ ने कहा जो इस नोड पर, इस बिंदु पर आने वाला जो करंट है, मान लीजिए I1 और I2 किसके बराबर होगा? जाने वाले करंट के। I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा दोस्तों? I3 प्लस I4 के। I1 प्लस I2, I3 प्लस I4। चलिए इसे ना समझते हैं एक डायग्राम बना के। मान लीजिए ये एक डायग्राम है। इधर से करंट आया 2 एम्पियर, इधर से करंट आया 2 एम्पियर, इधर से बाहर निकला 3 एम्पियर, कितना? 3 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, और यहां से अंदर आया। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो पांचवें वाला है I5 है, इसका मान कितना होगा, और इसको किस तरीके से निकालेंगे? किरचॉफ के करंट नियम से। किरचॉफ ने हमें क्या बताया? जो इस बिंदु पर आने वाला करंट है, तो इस बिंदु से उतना ही करंट जाएगा जितना इस बिंदु पर आया है। आया कितना है? मान लीजिए 2 प्लस 2 प्लस I5 हमें निकालना है। आने वाला करंट किसके बराबर होगा? जाने वाले। गया कितना करंट है? 3 एम्पेयर और 3 एम्पेयर। 3 प्लस 3 गया कितना है? 6। और आया कितना है? 2 प्लस 2 प्लस I5। इधर I5, ये 6 माइनस 4 इजिकल टू 2, यानी कि I5 में भी 2 एम्पेयर करंट आया है। कितना आया है? 2 एम्पेयर। ये देखिए, इन 3 शाखाओं से तो अंदर की ओर आ रहा है और इन 2 शाखाओं से बाहर की तरफ जा रहा है।
मतलब कि इस बिंदु पर 6 एम्पेयर करंट आया और 6 एम्पेयर करंट ही बाहर निकल गया। इसके बारे में किसने बताया हमें? इसके बारे में हमें बताया किरचॉफ के करंट लॉ ने। और ये क्या कहता है? यह नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण का क्या मतलब है? हमने पहले भी पढ़ा था, आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। वो जितना प्रकृति में मौजूद है उतना ही रहता है। और इसका नियम, किरचॉफ का नियम किसकी पालना करता है? आवेश संरक्षण की। अब चलिए किरचॉफ का दूसरा नियम देख लेते हैं। पहला नियम तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना, हम दोबारा से डिफाइन कर देंगे। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यह मेष नियम या फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम से भी जाना जाता है। किस नियम से? किरचॉफ का सेकंड लॉ और मेष नियम। यह किसकी पालना करता है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। करंट लॉ कौन से पे? आवेश संरक्षण पर। और वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण पर। और ये क्या है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है ना जो दोस्तों, वो उच्च आवृत्ति वाले परिपथों में लागू नहीं होता है। उच्च आवृत्ति कहाँ यूज होती है? इलेक्ट्रॉनिक में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक, जैसे एम्पलीफायर हो गया, उनमें क्या यूज होती है? हाई फ्रीक्वेंसी यूज होती है। उनमें क्या है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ काम नहीं आता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल यानी कि जो वोल्टेज तथा वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होगा? सदैव शून्य होगा। वोल्टेज कितनी होती है? V। वोल्टेज को V से लिखते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है IR। V बराबर IR। ये किसने बताया? किरचॉफ के सेकंड लॉ ने। क्या कहा? जो वोल्टेज है, एक सर्किट है, मान लीजिए ये बैटरी लग गई। किरचॉफ ने क्या कहा? जो ये सर्किट है ना, इस सर्किट में मान लीजिए 24 वोल्ट है और 10 ओम का इस बल्ब का रेजिस्टेंस है। कितना? 10 ओम का। तो इसके अंदर करंट कितना जाएगा दोस्तों? आई कितना होगा? इसके हिसाब से निकाल देंगे। कितना? आई बराबर V बटे आर। वी कितना है? 24। आर कितना है? 10, यानी कि 2.4। करंट कितना होगा? 2.4 एम्पेयर। ये किसने बताया? किरचॉफ के वोल्टेज लॉ ने। क्या कहा? कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में जो वोल्टेज होती है और उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, उनका योग कितना होगा? सदैव शून्य होगा। कितना? सदैव शून्य होगा। ये किसने बताया? किरचॉफ के वोल्टेज लॉ ने। मान लीजिए ये एक डायग्राम है, यहां पर 24 वोल्ट की बैटरी दे दी, 12 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया और क्या बताया है? V बराबर IR होता है। ये V बराबर IR किसने बताया? किरचॉफ के सेकंड लॉ ने। कि जितना भी इस एक परिपथ में, एक सर्किट में वोल्टेज होता ना, उस सर्किट में उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप कितने क्या होता है? V बराबर IR। IR को क्या कहते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। अब आपको ना कुछ चीज समझाता हूँ, बिल्कुल ही अलग होती है, एग्जाम में जरूर आ जाती है, लेकिन आपको ना कोई भी टीचर इस बारे में नहीं बताएगा। एग्जाम में जब आएगा ना, जब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज क्या होती है। देखिए ऐसे होता है एक डायग्राम, यहां पर आ जाएगा एग्जाम में प्लस माइनस, ये सेम टू सेम आ जाता है ऐसा जैसे मैं आपको बताऊंगा। V T वोल्टेज है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किस तरीके का डायग्राम है। ये डायग्राम है दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स। देखिए यहां पर क्या लगी हुई है? वोल्टेज बैटरी लगी हुई है। बैटरी किस में होती है? वोल्टेज में। यहाँ बैटरी होगी यानी कि वोल्टेज सोर्स हो गया। क्या हो गया? सोर्स कौन सा है? वोल्टेज है। और ये देखो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है? वोल्टेज। क्या इस सर्किट को कौन कंट्रोल कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज कंट्रोल कर रही है। तो ये सर्किट हो गया वोल्टेज कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स। अब एक बार ये भी आ जाता है एग्जाम में, ऐसे दे देगा प्लस
माइनस, और वोल्टेज दे देगा करंट के रिस्पेक्ट में। इस सोर्स को क्या बोलेंगे, इस सर्किट को बोलेंगे वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल। सोर्स कौन सा है दोस्तों, बैटरी। क्या है सोर्स, वोल्टेज सोर्स है। कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट। कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट। इस सोर्स को क्या, इस सर्किट को क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। किसी भी किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों आपको ये जो मैं समझा रहा हूं। और कौन सा होता है, एक ऐसे दे देगा आपको, ये कौन सा है दोस्तों, यहां पर दे देगा आई टी। यहां करंट क्या है, करंट टाइम के रिस्पेक्ट में है। इस सोर्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वोल्टेज, इसको बोलेंगे करंट कंट्रोल। क्या, करंट, करंट कंट्रोल और करंट सोर्स। देखिए ये जो सिंबल है ना, ये करंट सोर्स का है। जब भी आपको ना एग्जाम में या फिर कहीं पर भी ये सिंबल दिखे ना, तो आप समझ जाना ये करंट सोर्स का सिंबल है। किसका, करंट सोर्स का। और यहाँ कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट। करंट कंट्रोल कर रहा है किसको, इस सर्किट को। सर्किट को करंट ही तो सोर्स है और करंट इसे कंट्रोल कर रहा है। और क्या जाता है, और पूछ लेता है वो, एक डायग्राम और आ जाता है। ये यहां पर करंट जो है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में दे देता है। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा वोल्टेज कंट्रोल, क्या, वोल्टेज कंट्रोल और करंट सोर्स। क्या, करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। देखिए सोर्स कौन सा है, करंट है। अभी आपको बताया ये करंट का सिंबल है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज। कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज। चलिए इन चारों को ना दोबारा से समझते हैं। देखिए ऐसा ऐसे आ जाएगा, सेम टू सेम डायग्राम देगा दोस्तों एग्जाम में वो आपको, सेम टू सेम डायग्राम। ये चार डायग्राम है, आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा कौन सा कैसा है। देखिए जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, इसको तो देखते ही आप समझ जाओगे कि ये वोल्टेज सोर्स है। क्या है, वोल्टेज सोर्स है। अगर यहाँ पर वोल्टेज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी हो, तो ये वोल्टेज कंट्रोल बनेगा। क्या बनेगा, वोल्टेज कंट्रोल। यदि आपको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया, तो यानी कि वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज जो है करंट के उसमें दे दिया ना रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर करंट कंट्रोल बन जाएगा। इस सर्किट को करंट जो है कंट्रोल करेगा इस सर्किट को। और सोर्स कौन सा होगा, वोल्टेज। अब आपको ये तीसरा क्या है, इसमें आपको मैंने बता दिया ये जो सिंबल है ये करंट का है, करंट कंट्रोल का है, उसका करंट सोर्स का है। और यहाँ पर करंट किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि जो ये सर्किट है इसको कौन कंट्रोल करेगा, करंट कंट्रोल करेगा। और ये चौथा क्या है, ये सिंबल आ गया करंट सोर्स का। और कंट्रोल कौन करेगा, वोल्टेज। कौन, वोल्टेज, क्योंकि करंट जो है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ना ये चार डायग्राम समझ आ गए होंगे, और जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है ना आपको, वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे इस बैच से शुरुआत से जुड़े हैं ना, और अंत तक जुड़े रहेंगे, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ या फिर लिख के दे सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना दोस्तों। मेरा खुद जो मैंने अपना पढ़ा है, उससे पढ़ के मैंने ना ऐसे यूएचवीएन में एसए की जॉब ली है। और एसए की आपको पता होगा 72 पर लिस्ट गई थी। कितने पर, 72 पर। जनरल की कितने पर गई थी, 72 पर। मेरे नंबर आए थे 76। कितने, 76। जबकि मेरे को ना नॉन टेक्निकल तो ना आता ही नहीं था, मैं नॉन टेक्निकल पढ़ता भी नहीं था, मैं बस केवल टेक्निकल पढ़ता था जो इलेक्ट्रीशियन। और इलेक्ट्रीशियन आई थी 70 नंबर की। कितने की, 70 नंबर की। ये मान लीजिए मेरे 70 में था ना 68 या फिर 69, अभी मेरे को पक्का याद नहीं है 68 थे या 69 थे, लेकिन इन दोनों के बीच में था। 68 थे या 69 थे 70 में से।
जो मेरा नॉन टेक्निकल था ना दोस्तों, वो बिल्कुल ही खराब था। मेरे को बस टेक्निकल पढ़ना आता था, क्योंकि जो भी सेंटर के एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी टेक्निकल ज्यादा नंबर का आता है और नॉन टेक्निकल कम नंबर का आता है। इसलिए मैं ज्यादा जो तैयारी करता था वो टेक्निकल की ही करता था। और जो मैंने पढ़ा ना दोस्तों, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आपको ना एसए की जॉब लगनी है, या फिर एलएम की लगनी है, या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, हमारे ना इस बैच से जुड़ जाए। सवाल है ना, बिल्कुल भी बाहर से नहीं आएगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा ना, बस वहीं से पेपर बनने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर के बारे में, यानी कि शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। पावर, कार्य क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। दर को क्या कहते हैं? टाइम। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। पी बराबर वर्क अपॉन, इसका मात्रा क्या है? जूल। क्या है? शक्ति का मात्रा क्या है? जूल प्रति सेकंड। या फिर हम पावर को किस में लिखते हैं? वाट में। ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। जैसे वर्क का क्या मात्रक होता है? वर्क का मात्रक होता है जूल। क्या? जूल। और टाइम का सेकंड। क्या बन गया? जूल प्रति सेकंड। ये याद भी नहीं रखने की जरूरत है आपको, बस ये पता है ना, वाट अपॉन टाइम होता है, ये वर्क अपॉन टाइम होता है पावर का। तो ये अपने आप ही बन जाएगा। कैसे? वाट वर्क की क्या होती है? जूल अपॉन टाइम हो गया। और ये क्या होता है? यह एक अदिश राशि होती है। कैसी? अदिश राशि। अदिश राशि होती है, मतलब कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आगे क्या है? P बराबर वी आई। फॉर्मूला क्या होता है इसका? P बराबर वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट। और भी, और एक और फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद है ना दोस्तों, आप टेक्निकल में आने वाले न्यूमेरिकल ना काफी हद तक पार कर देंगे। कैसे? अब देखिए, पावर के ना और दो फॉर्मूले होते हैं, बताऊं आपको। P बराबर आई स्क्वेयर आर होता है, P बराबर वी स्क्वेयर बटे आर होता है। लेकिन आपको ना ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये दो फॉर्मूले याद है ना, तो आप ये फॉर्मूले ना अपने आप ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए बताता हूं आप सभी को कैसे बना सकते हैं आप। देखिए, P बराबर वी आई। अब V की वैल्यू यहां पर रख दो। जो V की वैल्यू है ना आई आर, वो यहां पर रख दो। V क्या है? आई आर। आई आर, आई वहां पर पहले से है। अब क्या बन गया यहाँ पे? P बराबर आई स्क्वेयर आर। बन गया वही फॉर्मूला, P बराबर आई स्क्वेयर आर। अब यहां से I को क्या लिख सकते हैं हम? I को लिख सकते हैं V बटे आर। अब इसी में I की वैल्यू रख दो। P बराबर V, I की वैल्यू क्या है? V बटे आर। V बटे आर, यहां से P की वैल्यू क्या बन गई? V स्क्वेयर बटे आर। बन गया वही फॉर्मूला। अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद है ना दोस्तों, तो आप ये दोनों फॉर्मूले और बना सकते हो इनसे। ये तो वोल्टेज ड्रॉप का है, V बराबर आई आर। और पावर का क्या है? P बराबर वी आई। बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इनको कुछ यूनिट होती है, उनको भी देख लेते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, सभी को पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 HP में 746 वाट होते हैं। किसमें? ब्रिटिश प्रणाली में। दो प्रणाली है दोस्तों, एक ब्रिटिश प्रणाली है और एक मैट्रिक प्रणाली है। ब्रिटिश प्रणाली में HP को क्या लिखेंगे? 746 वाट। और मीट्रिक में क्या लिखेंगे? मैट्रिक में लिखेंगे 735.5 वाट। क्या? 1 HP को 735। पावर को जो है हॉर्स पावर में भी लिखा जाता है। किसमें? हॉर्स पावर में। अब आपको पता है घर की जो मोटर होती है पानी वाली, उसमें की उसको किस में डिनोट करते हैं? HP में। क्या कहते हैं? आधे HP की मोटर है, 1 HP की मोटर है। 1 HP का क्या मतलब है? वो 746 वाट की मोटर है। कितने की? 746 वाट की। 1 किलोवाट को 1.34 HP ब्रिटिश भी लिख सकते हैं। ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप यहां से भी बना सकते हो। कैसे? मान लीजिए 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। कितने? 1000 वाट होते हैं। और 1 HP में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1.34 HP आ जाएगा। कितना? यही आ गया 1 किलोवाट को 1.34 HP। अब आपको हो गए कि सर HP को कैसे निकाले किलोवाट में? क्या है? अब मान लीजिए आपको निकालना 1 HP। 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं? मान लीजिए 1 HP में कितने वाट हो गए? 746 वाट। 1 HP में 746 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। अब इसको करेंगे कितना आएगा? 0.746 किलो वाट।
किलोवाट हो गया। कितना, किसमें, 1 HP में, 1 HP में 0.746 किलोवाट। और अगर इसको हम वाट में बदलेंगे तो 1000 से इसकी गुणा कर देंगे, क्या, 1000 से इसकी गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 HP में 746 वाट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। क्या, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसे किसे व्यक्त करते हैं, ई से। ई से किसको व्यक्त किया जाता है, एनर्जी को। फॉर्मूला क्या इसका, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। पावर की क्या यूनिट होती है, वाट। क्या, वाट। और टाइम की होती है सेकंड। क्या, सेकंड। इसका मात्रक देखिए, जूल। एनर्जी को, ऊर्जा को किसमें, जूल में मापा जाता है। किसमें, जूल में। उसकी एक और यूनिट क्या बन गया, वाट सेकंड बन गया। कैसे बन गया, P इंटू टी से, वाट इंटू सेकंड। एनर्जी के अन्य मात्रक क्या होते हैं, अर्ग या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। ईवी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को दर्शाता है। अब देखिए इसमें भी कुछ होता है, यूनिट होती है 1 kg कैलोरी में 4186 जूल होता है। कितना, 1 किलोग्राम कैलोरी में 4186 जूल। 1 जूल में कितनी कैलोरी होगी, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 4186 जूल में कितनी कैलोरी होगी, 1 किलो कैलोरी। 1 किलो क्या लिखेंगे, 1000। 1000 और 1 जूल, 4186 जूल में 1000 ग्राम, तो 1 जूल में कितना, 4186। इसको करेंगे क्या आएगा, 1 जूल में कितना आ जाएगा, 0.24 कैलोरी। कितना, 0.24 कैलोरी। आपको क्या याद रखने की जरूरत है, आपको याद रखने की जरूरत है केवल ये 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल होते हैं। आगे क्या है, 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया, लेकिन ये नहीं समझ आया, ये कैसे होगा। देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। कितने, 1000 वाट। इंटू 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड। कितनी, 3600। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो आवर दिया हुआ है, आपने इसको सेकंड में क्यों बदला। सेकंड में इसलिए बदला क्योंकि जो इसमें एनर्जी में जो टाइम दिया हुआ ना, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। कितनी, वाट सेकंड। जो एनर्जी में टाइम देते हैं वो सेकंड में देते हैं, इसलिए हमने इस घंटे को सेकंड में बदला। कितना बन गया, 1000 गुणा 3600। कितना बन गया, 36 गुणा 10 की पावर 5। या फिर हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, 3.6 बन के ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। क्या है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल 1 किलोवाट में। समझ आ गया होगा दोस्तों आपको। घर में जो खपत होने वाली बिजली है उसको भी KWH में दिखाया जाता है। किसमें, KWH में। अब घर में पूछते हैं कितनी यूनिट निकली है, 1 यूनिट निकल गई है, 2 यूनिट निकल गई है, वो यूनिट क्या होती है, KWH ही होती है। चलिए इसको भी समझाते हैं कि घर में जो बिजली खपत होती है उसको कैसे निकाला जाता है। अब यूनिट निकालने का फॉर्मूला एक क्या है, यूनिट निकालने का फॉर्मूला, यूनिट निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, वाट। क्या है, वाट इंटू आवर। वाट इंटू आवर बटा में 1000। वाट इंटू आवर बटा में 1000। अब मान लीजिए आपको निकालनी है यूनिट, एग्जांपल से समझाते हैं। एक मान लीजिए घर में 100 वाट का बल्ब है। कितने वाट का, 100 वाट का बल्ब है। उसको 10 घंटे के लिए जलाया जाता है। कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। बटा में 1000। 1 से 1, 2 से 2 कटी, तो यूनिट कितनी निकल गई, 1 यूनिट। यदि आप 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जगाएंगे तो कितनी यूनिट निकलेगी, 1 यूनिट निकल जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, उसको आप 100 घंटे के लिए जगाते हैं, बटा में 1000। 3 से 3 घंटे, कितनी यूनिट आएगी, 10। मान लीजिए एक 100 वाट का बल्ब है, उसको आप 100 घंटे के लिए जगाते हैं तो वो कितनी यूनिट निकाल देगा, 10 यूनिट। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों डीसी थ्योरी का हुआ चैप्टर क्लोज। क्या, डीसी थ्योरी, डीसी
थ्योरी। चैप्टर हो गया खत्म। कल से हम करने वाले हैं इसके कुछ पार्ट, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। वो भी डीसी थ्योरी का ही पार्ट है दोस्तों, लेकिन वो समझेंगे हम अब अगली वीडियो में। वो भी डीसी थ्योरी का ही पार्ट होता है। दोस्तों अगर आप हरियाणा एएलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस बैच से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो भी हरियाणा एएलएमएसए की तैयारी कर रहा है, उसे भी आप हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसे भी आप हमारे इस बैच के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।